स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के पहले चैप्टर जिसका नाम जैव प्रक्रम और पोषण यानी है, इनको हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से यानी शुरू से लेकर अंत तक यानी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग यानी शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को हम ख़त्म करने वाले हैं और बेहतर तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। और सारे यानी चैप्टर को यानी पढ़ने के बाद, टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस यानी चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आइए हम लोग आप सवालों को यानी चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या है जैव प्रक्रम, यानी ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। ठीक है, बायोलॉजी का क्या है, पहला चैप्टर है, याद रखेंगे चैप्टर फर्स्ट। आइए क्या कर रहा है, चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। किसे कहेंगे जैव प्रक्रम, तो कहा जाता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। ठीक है, यानी वे सारी यानी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब ये अनुरक्षण का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अनुरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को उसी रूप में बनाए रखना। ठीक है, क्योंकि जितने भी जीव हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसके अंदर ग्रोथ होता है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब देखिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या यानी ग्रोथ हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा, रिस्पिरेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, कंट्रोल होगा, है ना, एक्सक्रेशन हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है यानी क्रियाएं होती है, ये जैव प्रक्रम में होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये सारी क्रियाएं करती है। ठीक है, आइए अब हम समझेंगे कि जैव प्रक्रम में ये जो कहने का मतलब अपने अनुरक्षण करते हैं यानी पोषण करते हैं, ये किस किस यानी माध्यम से करते हैं। लेकिन उससे पहले पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, देखिए एक होता है पोषण, एक होता है पोषक तत्व, दोनों चीज को समझना है। ठीक है, देखिए कहता है वह विधि जिनके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, क्या चीज याद रखेंगे, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट को। ठीक है, जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं, हम लोग जब भोजन करते हैं, तो याद रखेंगे इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये आपके पोषक तत्व हैं, यानी ये क्या है, आपके पोषक तत्व हैं। और पोषक तत्व जब हमारे शरीर के अंदर, यानी हमारे शरीर का मतलब है कि जब जीवों के अंदर जाता है तब क्या करता है ना, उन्हें ग्रहण कर अपना उपयोग करता है, अर्थात उसका ग्रोथ होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन में यानी वो यानी भाग लेता है। तो ये सारे के सारे जो है क्या कहलाते हैं, है ना, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि कहता है वह विधि जिनके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, यानी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जितने भी खाना खाएंगे, इस खाने के अंदर, इस भोजन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। और ये उपयोग करना ही क्या कहलाता है, ये पोषण कहलाता है। ठीक है, आइए आगे देखिए, कहता है कि पोषण की विधियां, पोषण की जो दो विधियां होती है, एक होता है सुपोषण, एक होता है परपोषण। ठीक है, अभी सुपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है, तो सुपोषण और परपोषण को भी हम लोग समझ लेते हैं। सुपोषण क्या होता है इसको समझते हैं। कहता है सुपोषण यानी वो विधि होता है जिसमें सजीव जो होता है अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। अर्थात कहने का मतलब, आइए कहते हैं ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य, है ना, अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और याद रखेंगे कि इस प्रकार का जो पोषण होता है स्वपोषण भी कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये होता कौन है, तो केवल हरे पेड़ पौधे, जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, स्वपोषण होते हैं या स्वपोषी होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि एक पेड़ पौधा जो होता है ना, जमीन से यानी वाटर मिनरल से लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और सनलाइट से वो अपना भोजन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं।
अब आइए दूसरा होता है परपोषण। अब परपोषण क्या होता है? परपोषण यानी वैसे यानी जीव होते हैं जो अपना जो भोजन होते हैं किसी अन्य जीव पर निर्भर रहकर यानी करते हैं। आइए कहता है ऐसे यानी जीव जो अपना भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषण कहलाते हैं, यानी परपोषी कहलाते हैं। और ऐसे यानी प्रकार के पोषण को ही हम लोग परपोषण कहते हैं, जो कि अन्य यानी जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग दूसरे यानी जीवों पर हम लोग निर्भर है। ठीक है, आइए अब आगे है कि परपोषण जो है, स्वपोषण जो होता है केवल हरे पेड़ पौधे होते हैं, तो उसमें कोई प्रकार टाइप नहीं होता है। परपोषण के बारे में बात जब हम करते हैं, ये जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण, एक होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, एक एक करके आइए हम लोग तीनों को यानी समझने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले है मृतजीवी पोषण। अब ये मृतजीवी पोषण क्या होता है? तो ये ऐसे पोषण होते हैं जो सड़े गले या मरे हुए जीवों से अपना भोजन यानी प्राप्त करते हैं। यानी वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए याद रखेंगे कि इस प्रकार के पोषण में जीव जो होते हैं है ना, मृत जंतुओं पौधों के शरीर से अपना भोजन क्या करते हैं, है ना, अपना भोजन यानी अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बन है ना, कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं या मृतजीवी पोषण में कौन कौन आते हैं? तो कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गया और कुछ प्रोटोजोआ हो गया। ये सब क्या करते हैं? ये मृतजीवी यानी पोषण है। यानी ये क्या है? मृतजीवी पोषण है। आप देख सकते हैं ये सब क्या है? आपके मृतजीवी यानी पोषण है। तो याद रखेंगे कि मृतजीवी पोषण वो होता है जो मरे या सड़े गले हुए चीजों पर रहकर वो क्या करता है? अपना यानी भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है परजीवी पोषण। देखिए पर का मतलब दूसरा होता है, जीवी यानी दूसरे पर रहकर यानी पोषण करने वाले को परजीवी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे पर रहकर है ना अपना यानी भोजन यानी प्राप्त करने की जो यानी इसकी जो लक्षण है उसी को हम लोग क्या करेंगे? परजीवी कहेंगे। आइए इसको हम समझते हैं। कहते हैं इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरों है ना दूसरे प्राणियों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी वो किसी दूसरे पर रहेगा, जिस पे रहेगा उसी से भोजन प्राप्त करेगा। ठीक है, और इस प्रकार भोजन यानी करने की जो जीव है इसको हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक है, या कहलाते हैं। और जिस जीव के शरीर से है ना परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पोषी कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब एक होता है अमरबेल होता है, दूसरा या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग के सर में जो जूं होता है वो हम लोग के ऊपर रहता है और उसी से यानी क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। और हम लोग क्या हो गए? उस जूं के लिए होस्ट हो गए। क्या हो गए? होस्ट हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या है? गोल कृमि है ना, फिर देखिए हुक्का है ना, हुकार में है या टेप वर्म है, फिर हिस्टो है ना, लिटिका है। ये सब आपके क्या है? तो ये आपके परजीवी। जैसे यहाँ पे अमरबेल देख रहे होंगे, जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ से अपना भोजन यानी प्राप्त करते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो आपका क्या है? ये कृमि है, यानी कृमि है। ठीक है, यानी हमारे ही शरीर में रहकर ये अपना भोजन तैयार करते हैं। देख रहे हैं ये आपका टेप यानी है ना वर्म है। ये सभी के सभी क्या करते हैं? जिस चीज पे रहते हैं उसी चीज से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला है देखिए प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या है ना, प्राणी संपोषण के बारे में बात करें तो कहता है वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में जंतुओं के ठीक है भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। याद रखेंगे कि वैसे पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल, या तो ठोस होगा या फिर तरल होगा, रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषण कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे जीव जिसमें इस विधि से पोषण होता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी भी यानी कहलाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगले यानी टॉपिक को हम लोग समझते हैं। अब है पौधों में पोषण। क्या है? पौधों में पोषण है, इसको हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। अब देखिए पौधों में जो पोषण होता है, ये देखिए कहता है कि पोषण के आधार पर है ना उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और आगे कहता है कि जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन
बनाते हैं। तो याद रखेंगे, पौधों में जो पोषण होगा इसका मतलब है कि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद यानी तैयार करेंगे। तो अब बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, किसे कहते हैं। तो कहता है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और उस मूलभूत प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, आइए प्रकाश संश्लेषण के बाद जब हम प्रकाश संश्लेषण को समझ गए, अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि ये ना मिट्टी से क्या करता है, मिट्टी से क्या करता है, ये मिनरल्स एंड वाटर लेता है। ठीक है, और वायुमंडल से क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे सनलाइट की मदद में ये अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब कहता है कि सभी हरे पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधों में याद रखेंगे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्णहरित यानी जिसको क्लोरोफिल कहते हैं होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। यानी पेड़ पौधे के जो हरे पत्ते होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का यानी वर्क इतना है, उसका काम यह है कि प्रकाश जो होते हैं, सनलाइट जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, जिनके मदद से ये अपने भोजन को तैयार करते हैं। और ये समीकरण भी आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण का ये क्या है, ये समीकरण है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर यानी सनलाइट की उपस्थिति में क्या करता है, यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन और साथ ही साथ जल का निर्माण करता है। ठीक है, सॉरी, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है, ये स्थान क्या है, इनको भी हम लोग समझते हैं। तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो प्रोसेस जो शुरू होता है, शुरू से लेके अंत तक, जब तक वो जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पे खत्म होगा, ये सब के सब क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे देखिए कहता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और चूंकि आगे कहता है चूंकि ये जो है अधिकांशतः पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट जो है पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है ना। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग, क्योंकि पत्ती नहीं होगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं। आगे कहता है एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। हरित लवक को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक, है ना, अंगक कहते हैं। आइए कहता है कि पत्तियों की बाह्य त्वचा में, यानी ये जो पत्ती देख रहे हैं इसमें एक छिद्र होता है। क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। यानी ये स्टोमाटा क्या होता है, मौजूद होता है। जैसे इसको जूम करके दिखाया गया है कि इस पत्ती के अंदर देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक छिद्र है, एक यहाँ पे छिद्र, एक यहाँ पे छिद्र, एक यहाँ पे, इस प्रकार की छिद्र होती है। अब ये छिद्र जो है, इसी छिद्र को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, जिसमें एक छिद्र होता है जो बंद और खुल सकते हैं। यानी ये छिद्र क्लोज और ओपन दोनों हो सकता है, ये खुलेगा भी और बंद भी होगा, है ना, क्लोज ओपन दोनों होगा। यानी ये खुलता भी है और ये बंद भी होता है, खुलता भी और बंद भी होता है। कौन, तो ये रंध्र यानी स्टोमाटा। ठीक है, आगे कहता है इन्हीं छिद्र से के द्वारा जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के भीतर पहुंचती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो छिद्र है, जैसे ये खुला, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर पहुंच जाएगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन भी इसी छिद्र से ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। तो ये भी याद रखेंगे कि ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन भी इसी छिद्र से बाहर निकलेगा और इसी छिद्र से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भी पहुंचता है। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है कहाँ से होता है। ठीक है, क्योंकि पत्ते में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, और क्लोरोफिल होने के ही कारण जो है इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और याद रखेंगे कि इस क्लोरोफिल यानी जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। किसको, क्योंकि ये पत्ते में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं।
आइए अब कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक क्या क्या होते हैं, यानी वो कौन कौन से घटक है जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो घटित होती है। अगर ये अंग ना हो या ये घटक ना हो तो फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इनके लिए चार यानी जो पदार्थ हैं यानी इसके जो घटक हैं वो मूलतः होते हैं। यानी पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा तो यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है क्लोरोफिल के ही कारण हरे होते हैं। साथ ही साथ वायुमंडल से हमको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जड़ से इसको क्या चाहिए, तो जड़ से ये जल लेते हैं और सूर्य से ये प्रकाश लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जड़ है, इस जड़ से क्या करते हैं तो जल और खनिज लेते हैं, साथ ही साथ सूरज से क्या करते हैं तो सौर ऊर्जा लेते हैं, और साथ ही साथ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तब जाकर ये जो क्लोरोफिल इस पत्तियों में पाया जाता है, इनके द्वारा ये सारे प्रोसेस जो होते हैं संपन्न होते हैं, तभी जाकर हमें ऑक्सीजन और पेड़ पौधों से फल मिलते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं कि क्लोरोफिल का यानी क्या क्या वर्क है, इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कहता है क्लोरोफिल यानी पर्णहरित या क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किनके बिना नहीं हो सकता है या किनके बिना यानी कि किसके मौजूदगी में होता है, तो याद रखेंगे क्लोरोफिल के कारण होता है। चूंकि क्लोरोफिल ही वो वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहते हैं। तो हम लोग अभी देखे थे कि क्लोरोफिल को यानी क्या कहते थे, प्रकाश संश्लेषी है ना, अंग भी कहते थे। क्या कहते थे, अंग कहते हैं, या फिर इसी को हम इकाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इकाई भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा भी गया। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस पे कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से प्राप्त है ना, क्या कहते हैं, प्राप्त करते हैं। अब जल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कहता है कि पेड़ पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं, ठीक है, तथा जल के ही कारण है ना उसमें वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक अनिवार्य क्या है, घटक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो भोजन जो ज्यादातर भोजन का जो भाग होता है वो जल से ही प्राप्त होता है, और साथ ही साथ ये एक अनिवार्य घटक है। सूर्य प्रकाश के बारे में जाने तो कहता है कि हरे पेड़ पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं, ठीक है, अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश होगा तभी जो है ये प्रोसेस यानी पूरा संपन्न हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले यानी हम लोग पॉइंट को समझते हैं। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण पर की जो ये क्रिया विधि है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण की है ना जटिल प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे यानी विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यानी परिवर्तित करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पत्ते हैं, इस पत्ती पे जो सूरज की जो रोशनी आती है, ठीक है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इसकी जो रोशनी आ रही है, किरण आ रही है, ये किरण क्या है, विकिरण ऊर्जा है। इस किरण में जो ऊर्जा है उसको कहते हैं विकिरण ऊर्जा, और जैसे इस पत्ती के अंदर गया, अब ये रासायनिक ऊर्जा में उसको बदल देगा। क्या करता है, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करेगा, बदल देगा। ठीक है, अब कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्ती पे पड़ता है, तब क्लोरोफिल है ना विकिरण ऊर्जा को, यही जो विकिरण ऊर्जा है, अवशोषित करता है, तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी है ना पत्तियों में उपस्थित जो है जल दो भाग में अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसके अंदर जो जल पाया जाता है, पत्तियों के अंदर जो जल पाया जाता है, अब जैसे ये विकिरण ऊर्जा इसके ऊपर पड़ेगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ये टूट जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जंतुओं में पोषण, अभी हम लोग यानी पौधों में पोषण देखे थे, अब हम लोग जंतुओं में पोषण देखते हैं। अब जंतु में पोषण के लिए कहता है कि जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जितने भी यानी जंतु हैं,
चाहे वो इंसान हो या कोई भी जानवर हो, वो किसी न किसी है ना दूसरे यानी जीवों पर निर्भर हैं है ना अपना भोजन के लिए। कहता है कि जंतु परपोषी होते हैं, यानी जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। और इनके है ना परपोषी यानी कहते हैं कह रहे हैं कि ये लक्षण है। आगे कह रहा है कि परपोषी जंतु मृत जीवी, परजीवी या फिर प्राणी संपोषी हो सकते हैं। यानी जितने भी जंतु हैं ये इस किसी न किसी है ना कैटेगरी से आ सकते हैं, चाहे वो परपोषी हो सकते हैं या वो मृत जीवी भी हो सकते हैं, वह परजीवी भी हो सकते हैं। तो याद रखेंगे कि जितने भी जंतु होते हैं इस तीनों कैटेगरी में से किसी न किसी एक कैटेगरी का जरूर होगा। जैसे कहता है कि विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है भिन्न भिन्न होता है। यानी जितने भी यानी जंतु होते हैं सबका जो है भोजन का अंतर्ग्रहण करने की जो विधि है सबका अलग होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी है ये सब जंतु हैं। ठीक है, आइए अब जैसे एक अमीबा के बारे में हम लोग समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में एक सवाल तो आता ही आता है। कहता है यह एक सरल क्या है, प्राणी संपोषी जीव है। क्या है, प्राणी, याद रखें यह प्राणी संपोषी जीव है और ये एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार के प्राणी है। यानी इसका कोई निश्चित आकार ही नहीं है, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है कि इसी प्रकार का होगा, इसका किसी भी प्रकार का आकार हो सकता है। और कहता है इसका आकार जो है उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। ठीक है, इसका आकार जो है बदलता रहता है, किसके कारण, तो उत्पादों के बनने के और बिगड़ने के कारण यानी बदलता रहता है। आगे कहता है कि इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। ठीक है, इस पोषण के लिए यानी अमीबा में पोषण के लिए कोई विशेष यानी जो है रचना नहीं होती है। ये अपना उत्पादों के मदद से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये सवाल आपसे बार बार पूछा भी जाता है कि अमीबा में है ना भोजन ग्रहण करने की जो विधि है वो क्या है, उत्पादों द्वारा यानी वो करते हैं। आगे देखिए अमीबा में जो पोषण होते हैं, पोषण अंतर्ग्रहण होते हैं, पाचन तथा बहिष्करण की प्रक्रिया जो होती है ये क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये एक अमीबा है और यहाँ पे आप ये देखें है ना, ये आपका केंद्रक है, ये पदार्थ है। ठीक है, साथ ही साथ इसके सारे यानी रचनाओं के बारे में यहाँ बताया जा चुका है। आइए अब पैरामीशियम के बारे में हम लोग समझते हैं कि पैरामीशियम क्या होता है। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय क्या है, प्राणी संभोजी यानी जीव है। याद रखना है जीव है, परंतु इसका जो आकार होता है निश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है तथा इसका शरीर है ना परचलन अंगक यानी सिलिया से ढका होता है। ठीक है, क्या होता है, सिलिया से ढका होता है। और पैरामीशियम में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जिसे मुख गुहा है ना कहलाता है। तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे अमीबा में इनके लिए कोई एक विशेष रचना नहीं होती है, यानी भोजन के लिए यानी कहने का मतलब पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है, कोई विशेष रचना नहीं होती है। लेकिन पैरामीशियम के लिए क्या होता है, पैरामीशियम के लिए एक रचना होती है जिसको हम लोग मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, ये मुख गुहा के द्वारा यानी क्या करते हैं, भोजन यानी अंतर्ग्रहण करते हैं। अब देखिए इसका जो आकार होता है ना एक चप्पल के जैसे के आकार के जैसा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब है मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, यहाँ पे द ह्यूमन डाइजेस्टिव यानी हम लोग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो देखिए क्या क्या है। कहता है कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे वो मनुष्य हो या उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु होते हैं पाचन के लिए एक विशेष क्या होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, जो आहार नाल कहलाता है। ये अंग जो है इसको क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, जहां से हम लोग भोजन यानी ग्रहण करते हैं और समाप्त होता है। आहार नाल से संबंध कुछ यानी पाचक ग्रंथियां होती है। ठीक है, होती है जो पाचन के लिए क्या होते हैं, पाचक रस स्रावित करती है जिससे भोजन का पाचन होता है। तो याद रखेंगे कि आहार नाल में कुछ जो होते हैं क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं और ये ग्लैंड से क्या होता है, डाइजेस्टिव यानी जूस निकलते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब देखिए आहार नाल में देखेंगे, आहार नाल इससे संबंध जो पाचक ग्रंथियां हैं और जो पाचन की क्रिया मिलकर क्या करता है, एक पाचन तंत्र का है ना तंत्र का यानी निर्माण करता है। जैसे आप देखेंगे कि ये डाइजेस्टिंग सिस्टम है, यानी माउथ से स्टार्ट होता है
और आप देखेंगे कि एनस तक आकर ये समाप्त होता है। और ये पूरी जो सिस्टम देख रहे हैं जिसमें आप देखेंगे इसोफेगस है, लीवर है ना, गॉल ब्लैडर है, आप लार्ज है ना इंटेस्टाइन देख रहे हैं, स्टोमक है, पेनक्रियाज है, स्मॉल है ना इंटेस्टाइन है। ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिंग यानी सिस्टम यानी बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये सारे चीज मिलकर क्या करते हैं, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के अंतर क्या आ गया, मुंह हो गया है ना, जिसको हम लोग माउथ कहते हैं, इसोफेगस हो जाएगा, लीवर हो जाएगा है ना, गोल ब्लैडर हो जाएगा, स्टोमक हो जाएगा, पेनक्रियाज हो जाएगा है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर जो है अग्नाशय। ये सभी के सभी आपके क्या हो जाते हैं, पाचन तंत्र के यानी हिस्सा हो जाते हैं। अब देखिए मनुष्य का जो आहार नाल है, ठीक है, ये आहार नाल है, इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। कहता है कि यह एक कुंडलित यानी रचना है जिसकी लंबाई है ना करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। ठीक है, ये हम लोग का जो आहार नाल होता है, ठीक है, ये जो आहार नाल है इस तरह से, ठीक है, ये कितनी लंबी होती है, 8 से लेकर 10 मीटर तक लंबी होती है। और ये कुंडली नुमा है ना, कुंडली नुमा आप देख रहे हैं, कुंडली नुमा यानी एक संरचना होती है। और साथ ही साथ कहता है कि यह मुख गुहा से होकर मल द्वार तक यानी एनस तक यानी फैला होता है। तो यानी मुंह से लेकर कहाँ तक, एनस तक, यानी यहाँ पे आप एनस देख रहे हैं, एनस तक क्या है, ये फैला हुआ है। साथ ही साथ आहार नाल के जो विभिन्न भाग की जो रचना है तथा उनके जो कार्य हैं कुछ इस तरह से हैं, जो कि हमें अभी पढ़ने वाले। सबसे पहले मुख गुहा, ठीक है, क्या है, मुख गुहा। तो मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है और ये ऊपरी तथा निचली जबरों यानी हमारा जो जौ होता है, जबरा होता है, ठीक है, से घिरी होती है। और मुख गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचली मांसपेशियां यानी ये जो हमारा होठ है यानी होठ है, ये क्या करता है, इसको बंद करता है ना, इसको बंद करता है और ओपन करता है, याद रखेंगे। यानी लिप्स होते हैं है ना, मुख गुहा में जीभ और दांत भी होते हैं। साथ ही साथ जीभ और दांत के साथ ही साथ आप जानते हैं क्या होता है, तो है ना लार ग्रंथि भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि भी पाया जाता है। तो याद रखेंगे ये भी पाया जाता है कहाँ, हमारे मुख गुहा में। आइए मुख गुहा के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जीभ के बारे में। तो जीभ जो है मुख गुहा के है ना फर्श यानी कहने का मतलब फर्श पर स्थित एक मांसल यानी रचना है, यानी क्या है, मांसल रचना है। इसके ऊपर सतह पर कई छोटे छोटे क्या होते हैं, अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। ठीक है, हमारे जीभ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे है ना अंकुर यानी कलियां होती है, जिसको हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं। और इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का यानी जैसे खट्टा, मीठा या कड़वापन का क्या होता है, ज्ञान होता है। और जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। ठीक है, जीभ क्या करता है, भोजन को है ना निगलने में क्या करता है, मदद करता है, याद रखेंगे इस बात। आइए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जीभ का जो सबसे है ना पीछे वाला हिस्सा है, ये आपका जो है तीखापन को दिखाएगा। फिर इससे आगे वाला जो हिस्सा है ये खट्टेपन को दिखाएगा। इससे थोड़ा सा आगे वाला जो हिस्सा है ये आपको नमकीन यानी बताएगा। और सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है जीभ का, ये मीठापन को दिखाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं दांत के बारे में। कहता है मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़ों में दांत अवस्थित होते हैं। ठीक है, और दांत का वो भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसको रूट कहते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये दांत जो ऊपर वाला है वो नहीं, जो अंदर धंसा हुआ है उसको हम लोग रूट कहते हैं। और वो भाग जो मसूड़े के ऊपर जो दिख रहा है, जिसपे हम लोग यानी ब्रश करते हैं, ठीक है ना, निकला होता है, उसको क्या कहते हैं, सिर या फिर शिखर कहते हैं, इसी को क्राउन कहा जाता है। और बीच वाले भाग को ग्रीवा या फिर हम लोग गर्दन का कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हम लोग के जो कहने का मतलब मुंह में जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 3 दिखाया गया है। एक आपका क्या होता है ना इंसिजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है, एक मोलर होता है। तो 4 प्रकार के यानी दांत होते हैं, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया भी होगा, देखिए पहला क्या है, इंसिजर है, उसका कैनाइन है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, प्री मोलर है, उसके बाद फिर आपका मोलर है। देखिए ये जो इंसिजर होता है ना, ये क्या करता है, ये आपका जो है काटने में काम करता है, काटने में मदद करता है, काटने या कुतरने में यानी काम करता है। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो चीरने या फाड़ने में काम करता है, चीरने या फाड़ने में काम करता है, फाड़ने में। ठीक है,
और मोलर और प्रीमोलर का काम क्या है, तो महीन करने में यानी पीसने में काम करता है, पीसने में। तो याद रखेंगे ये चारों दांत का जो है अपना अपना वर्क है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए, और अगर आप पूछ दे एक वयस्क यानी मनुष्य के शरीर में कितने यानी दांत होते हैं, तो याद रखेंगे 32 यानी दांत होते हैं। और याद रखेंगे कि यानी हमारे यानी जीवन काल में 2 सेट दांत यानी निकलते हैं, 2 सेट दांत यानी जो होते हैं निकलते हैं, 2 सेट दांत निकलते हैं। एक बचपन में निकलता है जो कि 8 से यानी है ना करीब 8 साल तक में वो झड़ जाते हैं। पहला जो होता है, पहला जो दांत का जो सेट होता है वो 8 साल के एज तक में झड़ जाते हैं। उसके बाद फिर परमानेंट आते हैं जो कि 32 दांत होते हैं। आइए लार ग्रंथि के बारे में जानते हैं। लार ग्रंथि क्या होता है, तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी हम लोग के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। आप देखिए वो कौन कौन से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हम लोगों का यानी शक्ल है। पहला देखेंगे कौन है, तो यहाँ पे हाँ सब लिंगुअल यानी ग्लैंड है, ये भी आपका लार ग्रंथि है। दूसरा देखेंगे सब है ना मैंडिबुलर यानी ग्लैंड है, और यहाँ पे देखेंगे तो पेरोटिड यानी ग्लैंड है। तो 3 प्रकार के ग्लैंड यानी हम लोग के क्या शरीर में पाए जाते हैं, यानी हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए, आप ग्रसनी के बारे में जानते हैं, है ना। ग्रसनी क्या होता है, तो कहता है मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, ठीक है। मुख गुहा का जो पिछला भाग है उसको क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। और इसमें जो होते हैं 2 छिद्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार, ठीक है। क्या होता है, निगल द्वार और कंठ द्वार। अब इसको भी समझ लेते हैं। कहता है कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो है ना एपिग्लोटिक्स यानी कहलाता है। और मनुष्य जब भोजन करता है तब ये पट्टी कंठ को ढक लेती है। कौन सा पट्टी, तो याद रखेंगे एपिग्लोटिक्स। ये पट्टी जो है जब हम खाना खाते हैं तो ये पट्टी क्या करता है, उस कंठ द्वार को क्या करता है, ढक देता है, जिससे कि भोजन श्वास नली में ना जाए। नहीं तो अगर श्वास नली में चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आइए ग्रसनी है ना, ग्रास नली देखते हैं। ग्रसनी देख लिए थे, अब हम लोग ग्रास नली देखते हैं, है ना, यानी ओसोफेगस देखते हैं। और देखिए कहता है मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार द्वारा ग्रस नली यानी ग्रास नली में पहुंचता है। जैसे हम मुंह में खाना लेते हैं तो उसको चबाते हैं और हमारे मुंह में जो सलाइवा आता है उसमें यानी क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। अब वो कहाँ भेज देता है, तो वो ग्रास नली में भेज देता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में है ना तरंग की तरह संकुचन और शिथिलन शुरू होता है ना, जिसे हम लोग कर्मानु है ना कुचन यानी कहते हैं। याद रखेंगे ये भी बात। उसके बाद फिर क्या होता है, अब हम लोग आमाशय पे चले जाएंगे, यानी ग्रास नली के बाद कहाँ चला जाएगा, है ना, आमाशय यानी हमारा स्टोमक में। कहता है यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो है ना उदार गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर, ठीक है, अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है, ठीक है। और याद रखेंगे कि आमाशय जो है 3 भागों में बटा हुआ है। पहला क्या है ना, तो कार्डियक है। दूसरा क्या है ना, फोन्डिक है। और तीसरा क्या है, तो पाइलोरिक है। तो ये आमाशय के यानी 3 हिस्से हैं, 3 भाग है, इनको भी आप याद रखेंगे। आइए अब हम लोग जठर ग्रंथि को देखते हैं, है ना, गैस्ट्रिक यानी ग्लैंड। ये क्या होता है, तो कहता है आमाशय की भीतरी दीवार पर है ना स्तंभाकार है ना एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर क्या कराता है, जठर यानी ग्रंथि का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही। आगे बढ़े। अब देखिए आगे कहता है यहाँ पे कि जठर ग्रंथि की जो कोशिका होती है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होता है, तो देखेंगे यहाँ पे श्लेष्मा यानी कोशिका होती है ना, और भित्तीय कोशिका होती है, और जाइमोजिन यानी कोशिका होती है। ये भी आप याद रखेंगे कि जठर ग्रंथि की 3 यानी कोशिकाएं होती है, और तीनों को आप याद रखेंगे। आइए समझते हैं। आगे कहता है इन तीनों प्रकार की जो कोशिकाओं के है ना स्राव का सम्मिलित रूप होता है, ये जठर रस कहलाता है, ठीक है। याद रखेंगे ये जो तीनों अभी आपको बताए, तीनों कोशिकाओं का जो स्राव का सम्मिलित यानी जो रस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा तथा निष्क्रिय है ना पेप्सिनोजेन होता है। ये भी आप याद रखेंगे।
कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है अम्ल है ना अम्लजन कोशिकाओं से होता है, ये भी याद रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है और पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे है ना पेप्टोन में बदल देता है। आगे देखिए कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। तो याद रखना है जीवाणुनाशक की तरह, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं उसके साथ अगर जो छोटे छोटे यानी जीवाणु होते हैं, जिस है ना कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदेह भी होते हैं, तो उनको यह क्या करता है यानी विनाश कर देता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कौन करता है नष्ट? तो याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। श्लेष्मा का स्राव जो है श्लेष्मा कोशिकाओं से होता है और श्लेष्मा आमाशय के दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। आगे कहता है कि आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी यानी क्या होता है पाचन प्रारंभ होता है। ये वसा का आंशिक यानी पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखिए कहता है गैस्ट्रिक यानी लाइपेस वसा को वसा अम्ल तथा है ना ग्लिसरॉल में बदल देता है। और आगे कहता है कि आमाशय में अब भोजन का जो स्वरूप गाढ़े लाई की तरह हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं काइम कहते हैं। तो याद रखेंगे काइम किसे कहते हैं वो भी याद रखेंगे। और काइम जो है आमाशय से छोटी आंत में पहुंच जाता है। अब कहाँ पहुंच गया यानी आमाशय से छोटी आंत। आइए अब छोटी आंत को हम लोग समझते हैं। कहता है छोटी आंत, कहता है छोटी आंत जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग, अगर सबसे कोई लंबा भाग है, क्योंकि हम आपको बताएं थे आहार नाल जो है 8 से लेकर 10 मीटर का होता है और उसमें सबसे ज्यादा लंबा कोई है तो वो है छोटी आंत, हाँ ना। और इसका आकार बेलनाकार का होता है, याद रखेंगे ये भी बात आपको याद रखना है, बेलनाकार का होता है। और मनुष्य में इसकी जो लंबाई है ना करीब 6 मीटर है ना, इसकी जो लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर का होता है। तो याद रखेंगे लंबाई चौड़ाई ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और भिन्न भिन्न जो कहने का मतलब जंतुओं में इसकी जो लंबाई है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। और याद रखेंगे कि इनके भी 3 यानी हिस्से होते हैं, यानी आंत यानी 3 यानी भागों में बटा होता है। पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है एलियम, यानी 3 हिस्से में ये भी बटा हुआ है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं इनके बारे में, इसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद ये अपना चैप्टर खत्म। कहता है ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहणी अभी आपको बताए थे पहला यानी भाग है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है और ये नलिका 2 भिन्न भिन्न यानी नलिकाओं को है ना आपस में जुड़ने से बनती है। इसमें से एक नलिका है ना अग्नाशयी वाहिनी तथा दूसरा जो है नलिका मूल पित्तवाहिनी में होती है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे कहता है कि दूसरा जो है आपका जेजुनम जो है, जेजुनम जो है छोटी आंत का बीच वाला हिस्सा यानी मध्य हिस्सा होता है। और कहता है कि छोटी आंत का जो अधिकांश भाग है इलियम होता है और इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा कि अंतिम रूप से अगर भोजन कहीं पे समाप्त होता है वो इलियम में जाकर हो जाता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में है ना, छोटी आंत के इसी भाग में यानी होता है, याद रखेंगे। आगे कहता है कि छोटी आंत में भोजन का जो पाचन होता है पित्त यानी बाइल, अग्नाशय रस, ठीक है, तथा आंत्र रस है ना। और आगे कहता है जो कि क्रमशः यकृत, अग्नाशय तथा आंत ग्रंथियों के स्राव है ना है और इस क्रिया से यानी होती है। तो याद रखिएगा कि भोजन का जो अंतिम रूप से जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में हो जाता है। और छोटी आंत जो है यानी इस आहार नाल